अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है इस समय कि भई बस भारतीय बाज़ार क्यों अटका हुआ है? सिर्फ़ इसलिए कि वो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद फिर कहानी क्या बनी? सिर्फ़ एक चीज़ ठीक हो जाए, ये लड़ाई खत्म हो जाए तो भारतीय बाज़ार फिर दौड़ जाएगा। क्या ये डील हो गई ईरान और अमेरिका की, तो भारतीय बाज़ार दौड़ जाएगा, या आप जो कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद एक एक बार थोड़ा-सा उछलेगा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें देख कर के वापस रुक जाएगा, वापस अटक जाएगा, कंसोलिडेशन होगा। तो रणनीति क्या रखनी चाहिए? क्या अभी हम मतलब वो सिप वाले मोड में ही हर महीने अपना एक बास्केट इन्वेस्ट करते रहें, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते रहें, या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहें? अभी हम बाज़ार में तेज़ी के बारे में ना सोचें, बाज़ार गिर रहा है, चढ़ रहा है, वो ना सोचें, बस एक डिसिप्लिन तरीके से अपना पैसा डालते रहें। बिल्कुल, बिकॉज़ हम सब ना बहुत नियर टर्म मेमोरी के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपने कहा जब टैरिफ थी, तो टैरिफ के कारण ही सब नुकसान हो रहा है। अब वॉर है, तो वॉर के कारण। ये बहुत नियर टर्म हमारा रिएक्शन होता है। मगर याद रखिए सितंबर 2024 से एफआईएस बेच रहे हैं इंडिया को। तब ना कोई वॉर था, ना कोई टैरिफ था, ना कोई ट्रम्प थे। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ है जिसके कारण एफआईएस इंडिया से पैसा निकाल रहे थे। वो क्या है? एक थी वैल्यूएशन की बात, राइट? आप कैसे थे, नहीं नहीं, तो तब 26,000 जो था लाइफ टाइम है से, उससे तो मार्केट अभी करेक्ट हुआ है, अभी 24,000 के करीब है। तो क्या इंडिया वैल्यू जोन में नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, आप ये सोचिए कि उनके लिए ये स्टैंड अलोन इंडिया का देकर 5 ईयर एवरेज 10 ईयर एवरेज से थोड़ी वो कंपेयर करते हैं। वो देखते हैं कि बाकी देश की जो एक ग्रोथ पोटेंशियल है और बी का दाम है, वो ब्लेंडेड देखते हैं। इसको कहते हैं पीजी रेशियो, यानी एक है पी मगर इसमें क्या ग्रोथ रेट है। उनको लगा, और ये डिबेट हम कर सकते हैं कि जो देश एआई में एडवांस्ड है उनकी ग्रोथ रेट बहुत बेहतरीन होगी। तो कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका, ये सब देश उनके लिए एआई में इंडिया से बहुत आगे दिखे थे। क्या ये सही था? बिल्कुल। और ये क्यों सही था? बिकॉज एआई ऐसी चीज है जो इंडिया अपना नहीं सकती थी इससे पहले। क्यों? क्योंकि एआई का काम है नौकरी कटवाना, इंडिया की जरूरत है नौकरी बढ़ाना। सिंपल सी बात है, राइट? एआई क्या करता है? अरे 10 लोग का काम मैं आधे घंटे में कर दूंगा, 100 लोगों का काम मैं एक दिन में कर दूंगा। अरे हमें 100 लोगों को काम देना है, 100 लोगों के काम को कटवाना नहीं है। तो किस मुंह से, किस करेज से, किस से हम जाते हैं कि आ जाओ भैया एआई लाओ बैंकिंग इंडस्ट्री में, हम पूरा कंप्लीटली नॉन ह्यूमन करा देंगे, एआई लाओ। नहीं होगा ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, चाहे वो स्टेट में हो सेंटर में हो, अगर वो ऐसी बातें करती तो इमीडिएटली वो पावर से हट जाती, पॉलिटिकल सुसाइड होता। बिकॉज देश की जरूरत ऐसी है। हमारे बर्थ रेट बढ़ रही है, हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन द वर्ल्ड है, नौकरियां दिलवाने की जरूरत है। हर 5 साल में 18 के उम्र जो 13 साल का उम्र में था पिछले इलेक्शन में, वो अभी वोटिंग के लायक हो गया। तो प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इंडिया के पास चॉइस नहीं था एज फार एज एआई इज कंसर्न। ओके, तो इसीलिए, बट मगर उन देशों में, चीन लो या कोरिया लो या ताइवान है क्या, उनकी एजिंग पॉपुलेशन थी, उनकी प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, बिकॉज बुजुर्ग हो रहे हैं लोग तो उनके पास, और ये क्लियरली दिख रहा है उन देशों में। और चाइना ने उसके ऊपर अपने आप एक पॉलिसी, फैमिली कंट्रोल का पॉलिसी 2010-11 में कर दिया। तो 2017 से उनकी जनसंख्या वर्किंग एज की गिर रही थी। तो इसलिए उन्होंने एआई और रोबोटिक्स को बहुत तेजी से अपनाया, क्योंकि उनको वो चाहिए थी। तो उसमें दो बेनिफिट हुए, अगर देखें उनकी लेवल में प्रोडक्टिविटी भयंकर इंप्रूव हुई है, और एक तरफ जो भी लो एंड टास्क है वो चाइना ने वियतनाम के और टाई अप करके उधर शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इंडिया ऑब्वियसली बिहाइंड रही एआई के रेस में, और एफआईआई जो पैसा लग रहे हैं वो देख रहे हैं कि भैया ये दुनिया भर में एआई चल रहा है, तो ये नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया? अरे जो घोड़े गाड़ी में जा रहे थे ज्यादातर वर्ल्ड, वो ऑटोमोबाइल गाड़ी जब आ गई, एक तरह का एक्सप्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है। दूसरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सब हैंडलूम में जा रहा था, तो पावरलूम और इससे सब मशीनरी ओरिएंटेड वीविंग में आ गया, तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वाट लगी ना। तो उस तरह से एफआईएस की सोच में बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि जो हम फ्यूचर ग्रोथ रेट्स,
इंडिया की बोल रहे हैं कि 6.5, 7%, 8%, 9% जाएगा, मगर उनको लगा कि ये देश 15-20% में बढ़ सकते हैं, और आज उनके दाम, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन इंडिया से बहुत सस्ती थी, चाइना का आधा था, कोरिया का ऑलमोस्ट 3/4 था। तो उनके लिए कोरिया, ताइवान, चाइना, अमेरिका देश इनिशियली भी लगी कि ये एआई, मेरा एलोकेशन एआई में मेरे को बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने बढ़ा दिया उधर। तो कहीं पे घटाना चाहिए तो इंडिया में घटा दिया। तो एक इंडिया की वैल्यूएशन, दूसरी इंडिया की एआई की नॉन रेडीनेस। फिर उसके बाद लेटर इन द डे आई ये ट्रंप वाली मामला, क्योंकि उसने क्या किया, अगर ट्रंप के जो उन्होंने 50% टैरिफ जब लगाया था, सिचुएशन क्या हो रही थी कि लुक लाइक इंडिया एंड अमेरिका वर नॉट ऑन गुड टर्म्स, क्योंकि हमारे पास पेनल 25% टैरिफ लगाया। तो एफआईएस के अगेन सोच में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको लगा कि मैंने जो लॉन्ग टर्म एफआईएस है इंडिया में बेट लिया कि ये यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात जो है ये सब आएंगी, और ये चाइना +1 को अपनाएगी, चाइना को सब्स्टिट्यूट करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इंडिया का ग्रोथ रेट जो 6.5-7% पे चल रहा है उसका 8-10 का उम्मीद हम कर सकते हैं 5 साल 10 साल के अंदर, एक ग्रोथ रेट की तेजी। पर अगर अमेरिका ऐसा मार्केट हमारे लिए बंद हो गया तो कितना मुमकिन है, बिकॉज अमेरिका एक देश वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 30% ऑफ जीडीपी है। उस बड़े देश को अगर हमारा, अब सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है, मार्को रूबियो आ गए, अभी ऑलरेडी सब हम हिंदू चीनी भाई भाई, इधर इंडो अमेरिका भाई भाई की बात हो रही है। मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जो स्थिति, फिर अगर इंडिया और अमेरिका नेगेटिव पे है इस स्थिति में, तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका मार्केट एक ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए खुला नहीं, तो क्या जो उम्मीद कर रहे हैं कि 8-10 की ग्रोथ पे जाएगी, वो उसमें जब एक डाउट आ जाती है तो बोलते हैं जी फ्रेश एलोकेशन इसमें थोड़ा कम करते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर आके हमें स्थिति में, और फिर उसके बाद वॉर आया, और वॉर के कारण तेल का दाम बढ़ा, तो वो एक्चुअली देखे तो दो दिग्गज लोग रास्ते में झंडा झगड़ा कर रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा बीच में आता है, एक थप्पड़ उसके ऊपर पड़ती है। हम वो छोटे बच्चे की तरह है, हम ना इस वॉर में कुछ शामिल है, हम ईरान से भी दोस्त है, इसराइल से भी दोस्त है, अमेरिका से भी दोस्त है, फिर भी हमारे लिए झटका पड़ा तेल का। तो ये लास्ट स्ट्रॉ था जो हमारे मार्केट को बड़ी झटका दी, मगर ये पहले जी 3 वाली चीज कहीं गए नहीं। तो अमेरिका के साथ अभी मिस्टर रूबियो आए हैं, तो खबर आज वो भी एक अच्छी खबर है कि शायद ट्रेड डील जल्दी कंक्लूड करे, तो वो एक पॉजिटिव है जो मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव है। मैं उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा रादर देन दिस तेल के दाम की कटौती। ओके, मगर वो बाकी जी जो चीज है एआई में हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम बदलेंगे, ये सब है, बट उसमें हमें क्लियरली हमारा स्टांस को बदलना होगा, पॉलिटिकली लोकली इसको मैनेज करना होगा कि नौकरियां नहीं जाएगी बट एआई हम अपनाएंगे। और कैसा हो सकता है, एक तरफ ये हो सकता है, एक तरीका ये है कि हम एआई को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो नए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ट्रेड डील के कारण अगर हम कुछ डील साइन करते हैं जहां पे अब तक जो नहीं बन रहा है, अपना जो टेक्सटाइल और लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी उसको छोड़िए, जहां पे लेबर ओरिएंटेड है, अगर नए एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हमने पीएलआई स्कीम के जरिए और ट्रेड डील के जरिए कुछ डील किया और उधर नए इंडस्ट्रीज में पूरा एआई को अपना लिया, तो वो एआई के कारण हमारे यहाँ पर नौकरियां बढ़ सकती है, और वो नौकरी कटवाएंगी जो यूजर देश में है, जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां कटवाएंगी। वो हालत में हम एआई से दोस्ती बनाकर उसको आगे, तो ये सब अगर आएगी तो फिर एफआईएस को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये नए एआई की जो रेवोल्यूशन है। नहीं तो हम एक दूसरों की, क्या कहते हैं, वन मैन्स मिजरी इज अनदर मैन्स, ये सब कुछ बात होती है ना, कि एक वर्ल्ड अगर एआई में ओवर कमिट कर लिया एफआईएस ने और उधर ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो एआई का हेड इंडिया है। तो अगर वो ऐसी स्थिति हो गई, तो जैसे अभी सुना है कि 7-8 जो कंपनियां हैं अमेरिका में बड़ी दिग्गज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे $650 बिलियन एआई कैपेक्स में निवेश कर रहे हैं। तो ये भयंकर पैसा है। हमारी लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस है $200 बिलियन की, 3 गुना ये सारी 7 कंपनी निवेश कर रहे हैं। अगर उनको लगा कि अरे ये तो इसमें विनर एक ही होगा, और उधर एक एंटी एआई वेव बन गया, तो एज अ हेड्ज इंडिया को पैसा मिल सकता है। अगर बीच में वो भी हो सकता है जिसके कारण हमें मार्केट चला, मगर जी मैं एक ब्रॉडर पिक्चर, सभी प्रोज एंड कॉन्स आपको पेश करने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन को वापस हमें चाहिए सितंबर 2024 के पहले वाला सिचुएशन, तभी आप कह सकते हैं कि मार्केट एकदम तेजी से। तो ये सब जो चीज हुए थे उनमें सब में हमें एक रोल बैक या रिवर्सल या जो भी कहे होना चाहिए, तभी हमारी मार्केट की आउटलुक, वो हम कह सकते हैं कि अच्छा अभी रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। बट
जब तक ये सब एक पे एक सॉल्व नहीं होते हैं, खाली ये वॉर के एंड और तेल 85 तक आ गया तो सब चंगा और ये जाएगा, ये जान मानना गलत होगा। जी। कंसोलिडेटिंग साइडवेज मूविंग मार्केट ही रहेगा तब तक। तो अगर संक्षेप में मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ जो आपने कहा सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो रहा है, जब कन्फर्म हो जाएगी डील तो उसका एक और फ़ायदा हमें मिलेगा, एक और चाल बनेगी। लेकिन ये कोई रनअवे रैली नहीं होने वाली है, बाज़ार यहाँ से बहुत भाग कर के कहीं नहीं जाने वाला है, इन्हीं लेवल्स के आस-पास थोड़ा ऊपर-नीचे मिलता रहेगा, डिसिप्लिन तरीके से हम अपना निवेश जारी रखें। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और इसका कारण क्या बताऊँ मैं? देखिए, डीआईएस और रिटेल और एचएनआई का जो पैसा लगना था, वो लग रहा है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि एक वॉर के कारण जो मार्च के महीने में थोड़ा हुआ था फ्रॉम ए रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि वॉर के डर के कारण स्टॉक मार्केट से पैसा निकल कर बाहर गया। ये स्थिति नहीं आई। मार्च में थोड़ा रिटेल थोड़ी जगह लिया पर डीआईएस ने भरपूर खरीदारी की। तो डोमेस्टिक पैसा जो भी है मार्केट के लायक वो ज़्यादातर लग गया है। अब मार्केट का नया लेग बनना है तो क्या म्यूचुअल फंड के फ्लो आज 40,000 के करीब है, वो 80,000 जा सकते हैं, तब मार्केट में एक छलांग आ सकती है। अगर वो दुगना हो गया या फिर एफआईएस की वापसी आनी होनी चाहिए, नहीं तो ये मार्केट को एक तेज घोड़े की तरह भागने के लिए डोमेस्टिक पैसा तो ऑलरेडी लग रहा है। अब खाली जी। सेक्टर चूजिंग में घूमेगा ना, पैसा फ्रेश पैसा कहाँ से आएगा उतना? प्रोविडेंट फंड का जो हर महीने का होता है 2,000-3,000 करोड़ आ रहे हैं मैं फ्रेश इक्विटीज के लिए। तो नई तेजी तो आपके बड़ा हिसाब से पैसा कितनी दूर है? आपने बताया कि ठीक है, अभी इस बार चौथी तिमाही के रिजल्ट हमने अच्छे देख लिए, लेकिन प्रेशर असल में आने वाला है पहली तिमाही में, क्योंकि ये सारा जो तेल का ऊँचा भाव है और जो लड़ाई का असर है, वो सब हमें पहली तिमाही के नतीजों में झलकेगा। वो आने वाले हैं अब यहाँ से जुलाई में। तो तब तक बाज़ार एंटिसिपेशन में रुका रहेगा या थोड़ा चलेगा भी तो ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जब वो रिज़ल्ट आएगा तो फिर वापस प्रेशर बनेगा कि अच्छा ये रिज़ल्ट खराब आ रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं करूँगा बिकॉज़ देखिए जो मैंने एनालिसिस किया कि जुलाई में रिजल्ट खराब आएँगे, वो हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट भी वही सोच रहे हैं ना। तो मार्केट को सरप्राइजेस पसंद नहीं है या पसंद होती है। पॉजिटिव सरप्राइज आए तो मार्केट दौड़ेगी, नेगेटिव आया तो मार्केट गिरेगी। सरप्राइज बट अभी जुलाई के जो रिजल्ट सीजन है उसको मेरा मानना है कि ज्यादातर फंड मैनेजर को पता है कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो इसीलिए रिटेल शायद थोड़ी डर के कुछ कर सकते हैं मगर नॉट द डीआईआईस। डीआईएस तो ये फ्यूचर को रीड करते हैं। सबने देखा कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन के बावजूद Q4 में रिजल्ट अच्छा आया, अब तो वो Q1 में दिखेगा करके समझिए कि मार्केट की सोच में आ गई है। तो मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट इससे ज्यादा गिर सकती है बिकॉज वो न्यूज तो है। अगर न्यूज जो खराब हम समझते हैं उससे खराब हो बहुत सारा तभी हो सकता है बट अनलाइकली है बिकॉज आजकल हर कंपनी के बारे में इतना डेटा सभी एनालिस्ट के पास है कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन ऐसी है, इसके इनपुट कॉस्ट में क्रूड रिलेटेड इतने हैं, इसमें मार्जिन में ये 1% बढ़ेगा तो इतना होगा। तो नॉलेज इज नो ट्रेमेंडस। सो मैं नहीं मानता हूं कि डीआईएस कोई पैनिक करेंगे और बैड रिजल्ट्स को देख के बहुत बिकॉली करेंगे। थोड़ा बहुत एक और सेक्टर में बहुत नेगेटिव कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन भी आया तो शायद हो सकता है बस। तो इसलिए मैं वो डरावट नहीं है कि मार्केट भयंकर जी। गिरेगा जुलाई में, नहीं। मगर बढ़ने के लिए आपको और पैसा चाहिए ना, क्योंकि जो पैसा है डीआईएस का लग रहा है, रिटेल के पास जो पैसा है डाल रहे हैं। एसआईपी बुक 32,000 पे है, वो पूरा लग रहा है। 32,000 से 35,000 जा सकता है, 36,000 जाता है, 40,000 जा सकता है, पर 80,000 थोड़ी जा सकता है। तो वो बड़ा पैसा आकर मार्केट को लेने के लिए बाहर ही देखना पड़ेगा हमें, बाहर से आना पड़ेगा। वहां पे दो स्थिति है, बाकी देशों की हालत बहुत खराब होती है तो इंडिया ही उनको बहुत चंगा लग रहा है। तो नहीं, तो आ सकता है बाहर का पैसा। पैसा आने के लिए वापस हमारे ग्रोथ को बेहतर होना होगा और वो ग्रोथ अभी पहली तिमाही में तो बेहतर होता हुआ दिख नहीं रहा है। आगे भी अगर जैसे तेल के दाम 10 रुपए बढ़ गए अभी और पता नहीं कितने बढ़ेंगे, अभी वो सरकार ही जानती है। तो इसका असर तो मतलब तुरंत रोल बैक भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज डील हो गई और तेल वापस 80 पे आ गया तो सरकार बोलेगी हाँ ठीक है, हालत ठीक हो गई, जो 10 रुपए बढ़ाए थे वो घटा दे रहे हैं वापस, वो भी नहीं करने वाली है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो इसका असर तो इकोनॉमी पे रहेगा ना बढ़े हुए इन्फ्लेशन के रूप में, और वो थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। नहीं देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, देखिए
ऑलरेडी मैंने अभी एक रिप्लाई दिया जो उसका आंसर मैं रिपीट करता हूँ कि ये फैक्ट कि हमारी फिजिकल, हमारी इन्फ्लेशन, हमारी जीडीपी तेल के इस 95 के लेवल के दाम के ऊपर टिकने से असर पड़ने वाली है, ये कोई सरप्राइज नहीं है किसी को। एफआईएस को क्या ये पता नहीं हो? मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो एक छोटी-मोटी व्यक्ति हूँ, जाके एनालाइज़ कर रहा हूँ, वो तो बड़े-बड़े हैं, उनको क्लियरली पता है, इसलिए वो बेच रहे हैं ना। तो मेरा मानना है कि ये बैड न्यूज़ डिस्काउंटेड है उनके मन में। अब जो न्यूज़ आती है वो इंक्रीमेंटली, अगर समझिए कि उन्होंने कहा, एक एफआईआई ने एनालिसिस किया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5.5 तक गिरेगा, या फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट 4.8 तक छोड़ने देगी, या आरबीआई रेट हाइक करेगा, तो जो भी सोचा है। अगर कुछ भी चीज हुआ कि इंडिया की ग्रोथ रेट उतनी अफेक्ट नहीं हुई, अरे 6.5 से 6.3 घटी, या फिर फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ करके, समझिए कि उधर इनकम टैक्स की रेट्स को जो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, अगर वो बेहतर देन एक्सपेक्टेड आती है तो एफआईएस नाराज नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि हमने जितना नेगेटिविटी फैक्टर किया था उतना नेगेटिविटी इंडिया में नहीं है। तो ये वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बैड न्यूज जो मैं कह रहा हूं, जो मैं एंटिसिपेट करके कह रहा हूं, वो भी कर रहे हैं, तो कुछ भी उससे बेहतर आ जाए तो वो पैसा और भी ज्यादा डाल सकते हैं, या अपना रिडम्पशन तो कम करा सकते हैं, वो मार्केट को एक लेग अप दे सकती है। तो इसलिए जी। जो लोन फ्यूचर है, हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग से, रैशनल थिंकिंग से जो उनोन फ्यूचर है, वो ऑलरेडी दाम में आती है, याद रखना। मार्केट उसके बाद सरप्राइजेस, नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइजेस के ऊपर ही अपना चाल दिखाएगी, और उसमें दोनों तरफा सरप्राइजेस आ सकते हैं। करेक्ट, दैट्स ऑल माय जी। सिंपल पॉइंट इज, राइट। तो तो फाइनली व्हाटएवर, फाइनली हाँ, सर, एक्शन पॉइंट्स क्या हैं एक आम निवेशक के लिए? उसको सबसे बात तो यही समझनी है कि ठीक है, आज मैं बाजार में क्या करूं। मैं कह रहा हूं ना, आप हर रोज बाजार में पैसा लगाएं, हर रोज कुछ ना कुछ आपका पैसा लगाएं। कैसे लगाएं? आपकी जो वॉर के पहले जो आपने तय किया था कि मेरा इतना लार्ज, मिड, स्मॉल, इतना इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, जो भी आपको लगा था प्री वॉर, उसी रेशियो में खरीदारी करिए। ये वॉर को आप इग्नोर कीजिए आपने एसेट एलोकेशन से, मगर स्टैगर करके हर रोज थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो आप एवरेज आउट करेंगे, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज बैड न्यूज में। और एक दिन जब वॉर खत्म होता है और ये सब चीजें, स्थिति आज से बेहतर होगी जरूर। तो ये सब जो आप आज खरीदारी कर रहे हैं इन दिनों, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज दिलवा सकते हैं। मगर वो डिसिप्लिन चाहिए, वो आपके ऊपर वो डर जो है उसको आपको काबू में रखकर स्टेडीली निवेश करना चाहिए। और ये नहीं सोचना कि अरे कल मैंने खरीद लिया, आज गिर गया, अरे यार क्यों ऐसे मैंने किया। नहीं, डिसिप्लिन्ड, सिस्टमैटिक, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग डेली, जी। यही मैं और कहूँगा आज बस। के लिए क्या करना है वो तो आपने बताया, क्या बिल्कुल नहीं करना है? पैनिक नहीं करना है, तो किसी पे आपको अनलेस पैसे की ज़रूरत हो, किसी और नॉन मार्केट रिलेटेड गोल्स के लिए चाहिए पैसा, तो निकालें, नो प्रॉब्लम। बट मार्केट की हालात को देखकर, जैसे आपने सवाल पूछा क्या मैं बेच के निकलूं, बिल्कुल नहीं बेच के निकलना है। तो ये बेचने का वक्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप सेक्टर पिकिंग के, वॉर का खबर आया, अच्छा तेल का दाम गिरा तो ये बढ़ेगा, ये लॉजिकल थिंकिंग से आप जाके सेक्टर पिकिंग नहीं कीजिए। मार्केट लॉजिक को रेस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट फ्लोस को रेस्पेक्ट करता है, मार्केट सरप्राइजेस को रेस्पेक्ट करता है, अप और डाउन। और आप नो सिचुएशन में हो कि आप वो किस तरफ एक्चुअल आएगी ये बताने के लिए, ना रिटेल निवेशक के बाद वो नंबर क्रंचिंग है या नॉलेज है या कुछ है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट, मैं कहूंगा कि अगर आपको सेक्टर एलोकेशन के जरिए प्ले करना है, यानी मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं, आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड खरीदिए। मगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में दे दीजिए, उनको चुनने दीजिए कि कौन से सेक्टर अच्छा करेगा, नहीं करेगा। तो सेक्टर एलोकेशन करना है तो आप उसको डेलीगेट कीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि भैया आप कीजिए। और उसमें एक म्यूचुअल फंड पे डिपेंड मत कीजिए, हर सेक्टर में जब जा रहे हैं तो आप उसमें 3 चुनिए,
3 म्यूचुअल फंड चुनिए जो अलग-अलग तरीके से अपना सोच रख रहे हैं, राइट? इवन डाइवर्सिफाइड में आपको पता लगेगा कि एक म्यूचुअल फंड थोड़ा बैंकिंग में ओवरवेट होगा, कोई टेक्नोलॉजी में ओवरवेट होगा, जो भी है, एक डिफरेंशियल आप रखिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सेक्टर जी पिकिंग फंड मैनेजर को करने दीजिए, और इसलिए अगर आपको सेक्टर का बेनिफिट उठाना है तो फंड मैनेजर के जरिए आप उसको उठाइए, बस सिंपल सी बात। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से और बहुत सरल ढंग से एकदम समझा करके सब चीज़ों को सामने रखा। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार। सबके लिए।